हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नास्तिक, बी ऑप्शन है आस्तिक, सी ऑप्शन है नरकीय, डी ऑप्शन है ईश्वरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आस्तिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है व्यक्ति चित्र है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो व्यक्ति चरित्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नौबत खाने में इबादत पाठ है, उसमें किसका व्यक्ति चित्रण किया गया है। तो बिस्मिल्लाह खान का किया गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है गुस्सा होना, बी ऑप्शन है हंसना, सी ऑप्शन है खेलना, डी ऑप्शन है आंख में कीड़ा पड़ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गुस्सा होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, सी ऑप्शन है अज्ञ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। तो उसे अज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। ए ऑप्शन है कई शिशु पैदा हुए, बी ऑप्शन है दंगे हुए, सी ऑप्शन है धमाके से देवी जागरण हुआ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो धमाके से देवी जागरण हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। ए ऑप्शन है सूर्य से, बी ऑप्शन है कंचन से, सी ऑप्शन है पुष्प से, डी ऑप्शन है छाया युक्त चंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। तो छाया युक्त चंद्र से किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है विवेकानंद को, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था। ए ऑप्शन है गर्मी में, बी ऑप्शन है सर्दी में, सी ऑप्शन है वसंत ऋतु में, डी ऑप्शन है बरसात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हर वर्ष अभिनयों में कब रंग समारोह होता था, तो गर्मी में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभिनयो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शेखर चंद्र, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चंद्रमा शेखर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है, तो जो संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है गांव, डी ऑप्शन है शहर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, तो पर्यावरण बिगड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है। ए ऑप्शन है सोने का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कोयले का, डी ऑप्शन है चावल का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशाल भारत में किस चीज का खान है, तो कोयले का खान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गिरधर लाल कौन थे, तो ये मदन के पिताजी थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पिताजी किससे नाराज थे। ए ऑप्शन है संतू से, बी ऑप्शन है भग्गू से, सी ऑप्शन है दीदी से, डी ऑप्शन है नरेन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी किससे नाराज थे, तो जो पिताजी थे ये दीदी से नाराज थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पंडित बिरजू महाराज थे ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे। ए ऑप्शन है 19 दिनों तक, बी ऑप्शन है 20 दिनों तक, सी ऑप्शन है 7 दिनों तक, डी ऑप्शन है 30 दिनों तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शतरुंज में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। ए ऑप्शन है इन्हीं दिनों से, बी ऑप्शन है हम तुम से, सी ऑप्शन है आमने सामने से, डी ऑप्शन है चक्रव्यूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो इन्हीं दिनों से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय कौन थे। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है चीनी लेखक, सी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक, डी ऑप्शन है फ्रेंच लेखक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉल्स्टॉय कौन थे, तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल कौन है। ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है माँ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल कौन है, तो जन्म से ही पागल मंगू है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। ए ऑप्शन है संस्था, बी ऑप्शन है पत्रिका, सी ऑप्शन है नौजवानों का समूह, डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इंडिया क्या है, तो ये एक पत्रिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मीरचंद गांधी, बी ऑप्शन है करमचंद गांधी, सी ऑप्शन है हरिचंद गांधी, डी ऑप्शन है धर्मचंद गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है। ए ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, बी ऑप्शन है पेट दर्द, सी ऑप्शन है टीबी, डी ऑप्शन है कैंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग के बारे में जिक्र किया गया है, तो मेनिंजाइटिस का जिक्र किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है, तो बुखार से है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है तबला से, बी ऑप्शन है बांसुरी से, सी ऑप्शन है ढोलक से, डी ऑप्शन है शहनाई से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ए ऑप्शन है माता के हाथों से, बी ऑप्शन है सेन साहब के हाथों से, सी ऑप्शन है खोखा के हाथों से, डी ऑप्शन है पिता के हाथों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो पिताजी के हाथों से पीटता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है रसखान की, बी ऑप्शन है अनामिका की, सी ऑप्शन है प्रेमधन की, डी ऑप्शन है वीरेन डगवाल की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि सिद्धम क्या है? ए ऑप्शन है मंत्र, बी ऑप्शन है सिद्ध योगी, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है एक प्रकार की लिपि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था? ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था? तो छोटी बेटी ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बहादुर पर चोरी का आरोप कितना रुपया का लगा था? तो 11 रुपया का लगा था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है विदेश जाना, डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दल बदलना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए ऑप्शन है लिंग निर्धारित करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारित करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारित करना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पेशे को निर्धारित करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? ए ऑप्शन है वैज्ञानिक बनना, बी ऑप्शन है नौकरी पाना, सी ऑप्शन है यांत्रिक दक्षता प्राप्त करना, डी ऑप्शन है चरित्र निर्माण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते थे? तो चरित्र निर्माण मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है एकता का, बी ऑप्शन है मानवता का, सी ऑप्शन है विविधता का, डी ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत के मुख्य पात्र कौन है? ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो 20 का दांत पाठ है इसका मुख्य पात्र कौन है? तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है? तो कासू है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि कवि के अनुसार भक्त किसके रूप में है? ए ऑप्शन है मदिरा के रूप में, बी ऑप्शन है वेश और वृत्ति के रूप में, सी ऑप्शन है जलपात्र के रूप में, डी ऑप्शन है सभी के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो मदिरा के रूप में है, और वेश और वृत्ति के रूप में है, और जलपात्र के रूप में है, यानी इनमें से सभी के रूप में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि कवि किसका संदार लबादा गिर जाने की बात करता है? ए ऑप्शन है भक्त का, बी ऑप्शन है प्रभु का, सी ऑप्शन है मानव का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि किसका संदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो प्रभु का करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया
गया है? ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माता का, सी ऑप्शन है पुत्र का, डी ऑप्शन है पुत्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माता का ममता का वर्णन किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे? ए ऑप्शन है भाई भाई, बी ऑप्शन है चाचा भतीजा, सी ऑप्शन है मामा भांजा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु और नरेन आपस में क्या थे? तो भाई भाई थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? ए ऑप्शन है विवेकानंद ने, बी ऑप्शन है रामानुजाचार्य ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो विवेकानंद ने कहा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? ए ऑप्शन है तबला को, बी ऑप्शन है बांसुरी को, सी ऑप्शन है ढोलक को, डी ऑप्शन है शहनाई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुशिरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो शहनाई को प्राप्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शहनाई का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां से है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले ने, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सर्वप्रथम अहिंसा का प्रयोग किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? ए ऑप्शन है पद्मश्री से, बी ऑप्शन है भारत रत्न से, सी ऑप्शन है बिहार रत्न से, डी ऑप्शन है शहनाई रत्न से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा? तो भारत रत्न से नवाजा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है बुद्ध, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? ए ऑप्शन है नियम मानने में, बी ऑप्शन है घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, सी ऑप्शन है सबको प्यार करने में, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि ललित निबंध है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ललित निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है देवनागरी लिपि के नाम से, बी ऑप्शन है सीधम लिपि के नाम से, सी ऑप्शन है दोनों के नाम से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर।
48 नंबर प्रश्न है कि मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। ए ऑप्शन है प्राकृत भाषा में, बी ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा में, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। तो ये संस्कृत में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। ए ऑप्शन है लाल रंग की, बी ऑप्शन है सफेद रंग की, सी ऑप्शन है काले रंग की, डी ऑप्शन है नीला रंग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो काले रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेन साहब की मोटर कार कितना रुपया का था, तो 7,500 का था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि इस्लामी शासक का आरंभ कब हुआ था। ए ऑप्शन है 12वीं सदी में, बी ऑप्शन है 13वीं सदी में, सी ऑप्शन है 14वीं सदी में, डी ऑप्शन है 15वीं सदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस्लामी शासकों का आरंभ कब हुआ था। तो 12वीं सदी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस हिंदी के मॉडल पेपर के टोटल हम यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।